हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया है। अब बारी है अपने की प्लानिंग की। तो क्लास 11 12th में भी आप पढ़े होंगे तो बहुत इजी लगेगा। प्लानिंग प्लानिंग कुछ भी नहीं है। चलिए आइए प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। बिकॉज प्लानिंग वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके लिए 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 20 मार्क्स तक का क्वेश्चंस इसमें से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आइए फटाफट से प्लानिंग को अपने लोग डन डील करते हैं। आधे घंटे 45 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्लानिंग साफ सफाई एकदम। चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बेटा जी हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, वरना पाप लगेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरना पाप लगेगा भाई। एक टीचर इतना एफर्ट दे रहा है, एक टीचर कॉन्स्टेंटली 1 महीने से वीडियो बना रहा है, 2 महीने से वीडियो बना रहा है, आप लोग लाइक भी नहीं कर सकते। तो काइंडली काइंडली मेरे बच्चों एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और 2 मार्क्स के सबसे पहला वाला क्वेश्चन की प्लानिंग है क्या। प्लानिंग है क्या? तो प्लानिंग का मतलब है कि पहले तय करना कि करना क्या है और कैसे करना है और कब करना है, किसके द्वारा करना है। तो प्लानिंग का मतलब है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। ये जो तय करते हो आप, आपको मान लीजिए कि 90 प्लस लाना है, तो आप प्लान कर रहे हो कि करना क्या है। अगर हम 90 प्लस लाएंगे, कैसे करेंगे उसको, और उसको कब करना है, उसको किसके द्वारा करना है, ये सब अगर आप सोचते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों प्लानिंग। सो बेसिक सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। तो प्लानिंग का मतलब है कि आप एडवांस में ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अचीव गोल्स इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अगर सब कुछ प्लान रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशंस का जो जितने भी गोल्स है वो आप अचीव कर पाओगे, वो आप अचीव कर पाओगे। अगर आप 90 प्लस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग वगैरह किए हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका 90 प्लस आ जाएगा। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है ये तय करना कि क्या क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, किसके द्वारा करना है, ये डिसाइड करना। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? कि डिसीजन डिसीजन मेकिंग मतलब है कि जब कोई ऑप्शंस हो, जब अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें से अपने को बेस्ट सेलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं। अब उनमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ाता है, कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उनमें से आप बेस्ट ऑप्शन चूज करते हो, उनमें से आप बेस्ट ऑप्शन चूज करते हो। आप मान लीजिए जब कॉलेज में आए होंगे तो बहुत सारे कोर्सेज का नाम सुने होंगे, सीए, सीएस, सीएमए। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, सीए, सीएस या सीएमए? उसको जो चूज करते हो आप, उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। जब कोई ऑप्शंस हो हमारे पास, उनमें से जो हम लोग चूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। आइए ना, ये बहुत सिंपल है। देखिएगा कि डिसीजन डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शंस। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आप अपने लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग्स। फिर बात करते हैं सॉर्ट एनालिसिस। अब सॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? देखिए, हम वापस से आपको समझा रहे हैं सॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो सॉर्ट का मतलब समझिए आप लोग। सॉर्ट सॉर्ट का मतलब है कि एस फॉर स्ट्रेंथ, फिर डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। शॉर्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एंड डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका आपका अकाउंट्स अच्छा है, तो अकाउंट्स आपका क्या है? स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए आपका थियरी सब्जेक्ट वीक है, तो थियरी सब्जेक्ट क्या है आपका? वीकनेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, आप कर सकते हो उसको, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, वो आपके लिए क्या? अपॉर्चुनिटी।
कि कभी भी अगर सिलेबस कंप्लीट होगा, कभी भी अगर सिलेबस कंप्लीट करना है आप लोगों को, तो अभिषेक झा क्लासेस में जाओ, यूट्यूब में जाओ, अभिषेक झा क्लासेस को देख लो। वो क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फेल हो जाएंगे भैया, ये क्या है थ्रेट। तो जब अपना आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एनालिसिस करते हो, जब आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके पास क्या थ्रेट है, उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। जब आप अपने स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, अपॉर्चुनिटी का और थ्रेट का एनालिसिस करते हो, उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि प्लानिंग, प्लानिंग प्रेमाइसिस क्या होता है, प्लानिंग प्रेमाइसिस। अब देखिए, हम लोग जो प्लान कर रहे हैं ना, तो प्लान करने के समय में बहुत कुछ अजम्पशन करके प्लान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए संजीवनी बूटी हम लॉन्च कर दिए, तो हम ये अजम्पशन करके प्लान किए हैं कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो भगवान भरोसे है, आएंगे भाई आएंगे। लेकिन अपने लोग जो प्लान करते हैं, अपने लोग जो कभी भी प्लान करते हैं ना, तो बहुत सारी अजम्पशंस को लेके प्लान करते हैं कि यही चीज होगा, वही चीज होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया है कि प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो अजम्पशन के साथ करते हैं, बहुत सारा चीज अज्यूम करके करते हैं, मान लेते हैं बहुत सारा चीज को, हाँ फ्यूचर में यही होगा। लेकिन क्या पता फ्यूचर में कोविड-19 आ जाए। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे से प्लान किए थे 2020 से पहले कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हिला देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ, 2020 के बाद क्या आ गया, कोरोना, वॉट लग गई सबकी। तो प्लानिंग प्रमाइसिस का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग जब अपने लोग करते हैं तो बहुत सारे अजम्पशंस के साथ करते हैं, लेकिन वही, वो अजम्पशंस आपका करेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा उसको श्योर शॉट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग प्रमाइसिस आर द अजम्पशंस और कंडीशंस कंसिडरेड while मेकिंग प्लान्स। दे इंक्लूड फ्यूचर फोरकास्ट, पॉलिसीज, एक्सपेक्टेड बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका पहले से हम एजम्पशन कर लिए। ठीक है, तो प्लानिंग करते समय जो अजम्पशन या कंडीशंस मान के प्लान किया जाता है उन्हें प्लानिंग प्रेमाइसिस कहते हैं। जो आप अज्यूम करते हो प्लानिंग करने के समय में कि फ्यूचर में यही होगा, फ्यूचर में यही होने वाला है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, आपके पास बुक्स होगा, ये आप एज्यूम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई सीए, सीए में एडमिशन ले लिया मान लीजिए, अब वो एज्यूम करके बैठा हुआ है कि वो सीए बन जाएगा या बन जाएगी फ्यूचर में, वो एज्यूम करके वो सीए का प्लानिंग कर रहा है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रमाइसिस, प्लानिंग प्रमाइसिस। ठीक है, डन, क्लियर है। ठीक है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग अब आपके सिलेबस में नहीं है, फोरकास्टिंग मत पढ़िएगा, मत पढ़िएगा फोरकास्टिंग। ठीक है, सबसे पहला पहला दिया व्हाट इज फोरकास्टिंग, मत पढ़िएगा उसको, आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखिए इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, बेनिफिट्स, कुछ भी पूछे एक ही आंसर होगा, सबका मालिक एक, कुछ भी पूछे एक ही आंसर होगा। ओके, तो कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछ लिया जाए, सबसे पहले प्लानिंग का आप डेफिनेशन लिख देना, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु विल डू इट। ये सब पूरा डेफिनेशन आप पहले लिख देना। ठीक है, कभी भी इंपॉर्टेंस अगर पूछे तो पहले पहले पूरा डेफिनेशन आप अच्छे से लिख देना उसको। चलिए आइए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो आपको दिशा दिखाता है, आपको दिशा दिखाता है, दिशा को दिखाता नहीं है, दिशा दिखाता है। प्लानिंग बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को किस डायरेक्शंस में जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा गोल अचीव करना चाहिए, ये बताता है, ये बताता है प्लानिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने हमसे पूछा सर 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 ये पीपीएम में कुछ भी नहीं पढ़े, तो हम आपको बोल दिए कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ना, फिर चैप्टर नंबर 5 पढ़ना, फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ना, ऐसे करके बोल दिए, आपको हम दिशा दिखा दिए। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग आपको दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि किस ओर तुमको जाना है, क्या तुम्हारा गोल्स रहना चाहिए, क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। Planning gives clear direction to the organizational objective by defining goals and objective. Employee understand what they accept expected from them.
एंड वर्क टुवर्ड कॉमन टारगेट्स। ठीक है, तो प्लानिंग आपको क्या करता है? प्लानिंग आपको करता है दिशा दिशा दिखाता है, आपके गोल्स आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखाता है। फिर रेड्यूसेस अनसर्टेनिटी। रेड्यूसेस अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर में क्या होगा, उस अनसर्टेनिटी को रेड्यूस करता है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करोगे ना तो फ्यूचर फ्यूचर वाला अनसर्टेनिटी को थोड़ा रेड्यूस कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होगा ये श्योर नहीं है, लेकिन प्लानिंग पहले से तैयारी करवाता है, फ्यूचर की तैयारी करवाता है कि कोई अनसर्टेन इवेंट्स के लिए आप तैयार रहो, सीना छाती ये तौर के। कुछ भी अगर फ्यूचर में हो गया उसके लिए आप पहले से रेडी रहो। प्लानिंग बताता है कि कुछ भी अगर फ्यूचर में हो गया उसके लिए आप पहले से रेडी रहो। रेड्यूसेस अनसर्टेनिटी। रेड्यूसेस अनसर्टेनिटी। फिर इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो। अब आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन रहते हैं, बहुत ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस चूज कर पाते हो। आप अगर बेहतरीन प्लानिंग करते हो तो बेहतरीन आप डिसीजन भी ले पाते हो। तो प्लानिंग प्लानिंग प्रोवाइड्स ये सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल्टरनेटिव्स, हेल्पिंग मैनेजर चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस। फिर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस का मतलब रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करते हो आप। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस का आप बेस्ट यूज करते हो, वो रिसोर्सेस का आप बेस्ट यूज करते हो। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन से। प्लानिंग करने की मदद से सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, ऑडिट डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। प्लानिंग करने की मदद से अगर आप प्लानिंग करते हो तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिलजुल के काम करेंगे। प्लानिंग इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स कोऑपरेशन अमॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। फिर इनहांसेस एफिशिएंसी। प्लानिंग आपका एफिशिएंसी को बढ़ाता है, प्लानिंग आपका और आपके एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कंफ्यूजन को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। बेसिस फॉर कंट्रोल। बेसिस फॉर कंट्रोल मतलब सीधा सा बात है यहाँ पे कि प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है। प्लानिंग क्या सेट करता है सर? प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे मान लीजिए हम प्लान किए कि हमको बोर्ड्स में 90 लाना है। अब अगर मान लो बोर्ड्स में 88 आ गया तो हम ये पता करेंगे कि क्यों 88 आया। प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हमको बोर्ड्स में 90 लाना है। अगर बोर्ड्स में मान लीजिए 88 आया तो क्यों 88 आया हम पूरा एनालाइज कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे क्यों ऐसा हुआ, और वो गलती वापस से नहीं दोहराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग स्टैब्लिशेस establishes वो स्टैंडर्ड अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, मेकिंग मैनेजरियल कंट्रोल पॉसिबल। फिर इनकरेजेस इनोवेशन। प्लानिंग इनोवेशन को इनकरेज करता है। प्लानिंग प्लानिंग ये नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है। प्लानिंग बोलता है कि ये नया नया आइडियाज लेके आओ, हम प्रमोट करेंगे। प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी बाय इनकरेजिंग मैनेजर्स टू थिंक अबाउट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड द न्यू आइडियाज। कि नए नए आइडियाज को इंप्रूव करेंगे आप लोग। इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। प्लानिंग प्लानिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेबल रहता है, लॉन्ग टर्म स्टेबल रहता है, लॉन्ग टर्म लंबा रेस का घोड़ा बन जाता है प्लानिंग की वजह से। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग prepares organizationals from unexpected situations and ensures long term survival। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म चलोगे, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे इस मार्केट में। ठीक है, अब अपने लोग पढ़ेंगे दोस्तों लिमिटेशंस। आइए, ये क्या था इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की जगह आप लोगों को फीचर्स पूछ लिया जाए, सेम आंसर्स। फंक्शन पूछ लिया जाए, सेम आंसर। बेनिफिट पूछ लिया जाए, सेम आंसर। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, सेम आंसर। बात बात आप समझे, शॉर्टकट में काम किया करो, शॉर्टकट में। सबसे पहले क्या पढ़े? प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी होने वाला है उसको रिड्यूस करने की शक्ति हो जाती है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। आप बहुत बेहतरीन तरीके से फैसले लेने लगते हो। ऑप्टिमम यूज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को आप एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करने लगते हो। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशंस। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलके अच्छे से काम करते हैं। इनहांसेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ जाता है आप लोगों का। बेसिस बेसिस फॉर कंट्रोल। इनकरेज इनोवेशन, ये सब। ठीक है, आइए आइए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग प्लानिंग का बेइज्जती करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस की जगह अगर मान लीजिए क्रिटिसिज्म लिखा रहे, क्रिटिसिज्म, सेम आंसर होगा। क्रिटिसिज्म की जगह अगर मान लीजिए डिसएडवांटेज लिखा रहे, डिसएडवांटेज, सेम आंसर होगा। लिमिटेशंस, क्रिटिसिज्म्स, डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स, सेम आंसर होगा। ठीक है,
तो प्लानिंग का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? सबसे पहला, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। या प्लान तो बना लेते हो, बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान बना लेते हो, लेकिन फ्यूचर में वो प्लान वर्क करेगा कि नहीं करेगा उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान बना लिया, लेकिन फ्यूचर में आ गया कोविड-19। फ्यूचर में क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। आप फ्यूचर के प्लान्स तो बना रहे हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। तो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। प्लानिंग बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अनसर्टेन है, फ्यूचर में वो चीज होगा कि नहीं होगा उसका कुछ बोल नहीं सकते। फ्यूचर कंडीशन के बारे में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर टाइम टाइम ये कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग रिक्वायर्स एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिस्कशंस which consumes considerable time. कॉस्टली प्रोसेस, बहुत महंगा प्रोसेस है ये। एक्सपर्ट्स को बुलाने पड़ते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस जो आके देगा। अब जो एक्सपर्ट्स को बुलाओगे, एक्सपर्ट्स जो अपना एडवाइस देगा वो फ्री में करेगा क्या? वो बोलेगा पैसा लाओ। तो प्लानिंग जो है ना बेटा, वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक बार आप प्लान कर लिए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक बार आप प्लान कर लिए तो उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग बहुत रिजिड है। प्लानिंग इज सो रिजिड। एक बार प्लान बना लिया, उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है, उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कोई। फिर डिपेंडेंस ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग पूरा का पूरा चीज डिपेंड करता है कि अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहा तो ही प्लानिंग वर्क करेगा, वरना प्लान वर्क नहीं करेगा। प्लान आपका तभी वर्क करेगा जब सारा इन्फॉर्मेशन जो मार्केट से निकाल के लाए हो वो एक्यूरेट हो। अगर नहीं रहा इन्फॉर्मेशन, तो प्लानिंग आपका काम नहीं करेगा। डिपेंडेंस ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब एम्प्लॉइज लोग, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज लोग जो है ना, वो प्लान को मानने के लिए रेडी नहीं होते। वो बोलते हैं हम नहीं मानेंगे, हम ये प्लान को नहीं मानेंगे। एम्प्लॉइज नए प्लान से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। एम्प्लॉइज बोल सकते हैं कि ये नया नया प्लान से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। मान लो कि ऑफिस में आज तक सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं था, अचानक से ऑफिस में सॉफ्टवेयर आ गया, तो एम्प्लॉइज लोग बोल सकते हैं अरे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हमको चलाना आता है क्या? हम नहीं मानेंगे ये प्लान को। तो जो नौकरी करते हैं वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स मे रेजिस्ट न्यू प्लान्स ड्यू टू फियर ऑफ चेंज और अनसर्टेनिटी अबाउट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ओवर एम्फोसिस ऑन प्लानिंग। ओवर एम्फोसिस ऑन प्लानिंग, कि कभी कभी लोग प्लानिंग ही करते रहते हैं, खाली दिन रात सुबह शाम प्लानिंग ही करते रहते हैं, काम घंटा कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक्सेसिव प्लानिंग में डिले एक्शंस एंड reduce creativity, रिजल्टिंग इन स्लो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स। एक्सेसिव प्लानिंग भी किसी को नहीं करना चाहिए, कि आप दिन रात सुबह शाम पगला की तरह शेड्यूल ही बनाए जा रहे हो, शेड्यूल 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 शेड्यूल, और पढ़ने के टाइम में पबजी खेलेंगे, हम इंस्टाग्राम को वो दिन रात सुबह शाम आप खाली पगला की तरह खाली शेड्यूल ही बना जा रहे हैं। सर ये मेरा मॉर्निंग शेड्यूल, डे शेड्यूल, आफ्टरनून शेड्यूल, नाइट शेड्यूल, लेकिन कभी वो शेड्यूल को फॉलो नहीं करते। वैसा वाला चीज नहीं करना है। ओवर एम्फेसिस ऑन प्लानिंग। फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स भी ना प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि प्लानिंग पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट का कैसा पॉलिसीज है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन, इस पे पूरा का पूरा प्लानिंग डिपेंड करता है। इस पे पूरा का पूरा प्लानिंग यहाँ पे डिपेंड। डन? क्लियर है? चलिए आइए। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, काट दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ देखिए तो, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। हम क्या बोले? इंपॉर्टेंस पूछे, बेनिफिट्स पूछे, फंक्शंस पूछे, सबका आंसर एक, सबका मालिक एक। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट एनालिसिस का मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आप जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो, आप पूरा पूरा एनालाइज करते हो। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, फिर डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, एंड टी का मतलब होता है थ्रेट्स। जब एक कंपनी अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, अपना अपॉर्चुनिटी, अपना थ्रेट्स का पूरा पूरा एनालाइज करती है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस, उसको अपने लोग बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है?
तो सबसे पहला चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। क्यों करते हैं शॉर्ट एनालिसिस? क्यों हम लोग को एनालाइज करना है? स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है? क्यों करते हैं शॉर्ट एनालिसिस? करते हैं क्योंकि आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। सबसे पहला, ठीक है, एक मिनट। सो शॉर्ट एनालिसिस इसीलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझो। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस हम लोग क्या क्यों करते हैं भैया? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रेंथ क्या है वो पहले समझने के लिए। कि शॉर्ट एनालिसिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस recognize internal advantages such as skilled workforce, strong brand image, feasibility study and technological capability। ठीक है, फिर अपना वीकनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारा वीकनेस क्या है, इसीलिए भी आप शॉर्ट एनालिसिस करते हो कि हमारा वीकनेस क्या है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के। इट आइडेंटिफाई इंटरनल लिमिटेशंस लाइक पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इसीलिए भी शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। डिटेक्ट्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, एक फर्म के लिए, एक कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। शॉर्ट एनालिसिस examines external opportunities such as market expansion, technological innovations, changing customer needs and emerging business trends, और evaluates external threat, हमारे लिए थ्रेट क्या है, कौन सा ऐसा चीज है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को बर्बाद करके रख सकती है, उसको बोलते हैं थ्रेट। ठीक है, तो थ्रेट इंक्लूड्स कंपटीशन, इकोनॉमिक रिसेशन, रेगुलेटरी चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस। ठीक है, फिर शॉर्ट एनालिसिस हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करता है। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। शॉर्ट प्रोवाइड्स a systematic framework for strategic decision making. Manager can align out organ, organizational strength with market opportunities. Improves decision making, आपका जो डिसीजन मेकिंग है, आपका जो फैसला करने का ताकत है, वो आपका इंप्रूव होगा शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, आप अच्छे फैसले ले पाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे आप, इसीलिए भी शॉर्ट एनालिसिस होता है। इनहांसेस ऑर्गेनाइजेशनल, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो भी इनहांस हो जाएगा शॉर्ट एनालिसिस अगर करते हो ना। अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करते हो तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस भी इनहांस हो जाएगा। आप अपना स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल करोगे, वीकनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, और परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होगा धीरे धीरे। When strengths are utilized effectively and weakness are minimized, overall organizational efficiency and performance improve। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होता रहता है, सीधा सा बात है। फिर इनकरेज प्रोएक्टिव थिंकिंग, मतलब सीधा सा बात है कि अगर शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो मैनेजर्स अपने टाइम के आगे सोचता है कि आगे क्या करना है, वो अच्छे से सोचता है कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, फ्यूचर में जो चैलेंजेस होने वाले हैं, उनके साथ कैसे करके डील करना है। शॉर्ट एनालिसिस करके ये पता चलता है कि मैनेजर्स को एक इंकरेजमेंट मिलता है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, जो भी दिक्कतें आने वाली है, उनको कैसे डील करना है। फैसिलिटेट्स रिसोर्स एलोकेशन, शॉर्ट एनालिसिस ये बताता है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से अलोकेट किस तरीके से करना है, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है। यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट एनालिसिस जो है वो हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में के लिए शॉर्ट एनालिसिस जो है वो काम करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, डन। तो ये शॉर्ट एनालिसिस का पढ़ लीजिएगा कि शॉर्ट एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स, फीचर, एक ही तो आंसर होगा कि सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, वीकनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी को डिटेक्ट करने के लिए, थ्रेट को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, फिर शॉर्ट एनालिसिस जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव थिंकिंग को एनकरेज करता है, रिसोर्स एलोकेशन को फैसिलिटेट करता है, और ये यूजफुल है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, डन। आइए,
आइए, अब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, आइए फटाफट से आइए, देखिए अब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, आइए। अब बात करते हैं कि व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, व्हाट आर द टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है बेटा? अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिसीजन लेना, स्टेप बाय स्टेप तरीके से बेस्ट डिसीजन लेना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप अच्छा डिसीजन कैसे ले पाते हो? तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से बेस्ट डिसीजन लेना। तो अगर कोई पूछे ना कि व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले कोई भी फैसला लेने से पहले उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हो, उस प्रॉब्लम को आप रिकॉग्नाइज करते हो कि क्या प्रॉब्लम है, उसको पता करते हो। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो, क्लियरली डिफाइन करो क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करो। फिर गैदर गैदर इंफॉर्मेशन। अब गैदर गैदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि प्रॉब्लम्स के रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करो। जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन है मार्केट से, वो कलेक्ट करो, कलेक्ट करो। So collect relevant data and informations that will aid in understanding the problems and potential solutions. फिर उसका कुछ ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करो, ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करो। ऑल्टरनेटिव्स मतलब कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करो। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि चार हमारा सॉल्यूशन निकला। एक है सॉल्यूशन ए, एक है सॉल्यूशन बी, एक है सॉल्यूशन सी, एक है सॉल्यूशन डी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से किया जाता है, एक डिसीजन तुम कैसे लेते हो। सबसे पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आप डेटा को आप गैदर करो, इंफॉर्मेशन को गैदर करो, आप उसके वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करो, कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब एक ही तो नहीं होगा ना सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम है बड़ा वाला, तो बहुत बहुत सारा सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आता है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी। फिर उस ऑल्टरनेटिव्स को आप इवेलुएट करो उस ऑल्टरनेटिव्स को। हर ऑप्शंस के फायदे और नुकसान देखो। जैसे अपने लोग चार ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, किस हर एक ऑप्शंस का आप फायदा और नुकसान देखो, क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। उसको बोलते हैं इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। जो ऑल्टरनेटिव्स आपने सेलेक्ट किया था उसका प्रोज एंड कॉन्स को आप पता करो। फिर चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब ये जो सॉल्यूशंस तुमने निकाले थे कि सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी, उसमें से जो बेस्ट है उसको चूज करो। मान लीजिए बी बेस्ट है, तो उसको आप चूज कर लो, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। फिर इंप्लीमेंट द डिसीजंस, उसको आप इंप्लीमेंट कर लो, उसको आप इंप्लीमेंट कर लो, और बार बार उसको मॉनिटर करते रहो, इवेलुएट करते रहो। इंप्लीमेंट करो और मॉनिटर करते रहो, इवेलुएट करो। इंप्लीमेंट का मतलब कि जो डिसीजन लिया उसको लागू करो, उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लागू करो। और मॉनिटर एंड इवेलुएट का मतलब उसको ट्रैक करते रहो, देखते रहो कि वो जो डिसीजन तुमने लिया वो सही सही लिया है कि नहीं लिया है, कि बदलने का रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में बदलने का रिक्वायरमेंट है, वो डिसीजन कोई काम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले तुमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम के रिलेटेड बेटा जी इंफॉर्मेशंस को गैदर करोगे, गैदर इंफॉर्मेशंस। फिर ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे, जो भी ऑप्शंस रहेगा उसको सेलेक्ट करोगे। जो जितने जितने भी आपके दिमाग में सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो कि इस वाले प्रॉब्लम्स के कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं। मतलब चार सॉल्यूशन है आपके दिमाग में। अब उन सॉल्यूशंस को आप आइडेंटिफाई करो, इवेलुएट करो, उसको इवेलुएट करो, उसके प्रोज एंड कॉन्स पता करो। हर एक हर एक वो सॉल्यूशंस के फायदे नुकसान को पता करो। उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है, कि सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी से में से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आप सिलेक्ट करो, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट करो वो डिसीजन, और उसको मॉनिटर और इवेलुएट करते रहो। अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं कि टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब भैया स्टेप्स तो बता दिए कि किस तरीके से एक डिसीजन लेना है, लेकिन टेक्निक क्या है, कैसे कैसे हम लोग डिसीजन ले, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आइए, कि डिसीजन लेने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स यूज किए जाते हैं, मतलब कि डिसीजन कैसे ले डिसीजन, उसके लिए कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल मेथड्स है। ओके, आइए, सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्मिंग।
अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि ग्रुप में बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, दोस्तों से एकदम फ्री होके बात करोगे, अपना अपना मतलब कि दिमाग से निकलेगा, उसका भी दिमाग से निकलेगा, तो कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा ग्रुप टेक्निक है जहां पे बहुत जन पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अपना आइडियाज को रखते हैं सामने में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सबको साथ में बिठा लो और बकर 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 करते रहो, कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकल जाएगा, कुछ ना कुछ साथ में बैठ के फैसला लो, कुछ ना कुछ, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो एक ग्रुप ग्रुप तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है? अरे यार क्या हो, एक मिनट गाइस। आइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब एक ग्रुप टेक्निक वेयर पार्टिसिपेंट्स जनरेट ए वाइड रेंज ऑफ आइडियाज एंड सॉल्यूशंस विदाउट क्रिटिसिज्म्स। मतलब सीधा सा बात है, एक ग्रुप में बैठो, ग्रुप में अपना अपना राय, अपना अपना मशवरा रखते रहो, नॉर्मली अपने अपने आइडियाज रखते रहो, जिसका आइडिया बेस्ट लगा उसका आइडिया को इंप्लीमेंट कर दो। फिर एक होता है डेल्फी मेथड। अब डेल्फी डेल्फी मेथड मतलब क्या है कि एक्सपर्ट्स को बुलाओ, एक्सपर्ट से ओपिनियन लो। आपको भैया डिसीजन मेकिंग करना है ना, तो एक टेक्निक ये भी है कि एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उस फील्ड का एक्सपर्ट से आप राय लो। एक्सपर्ट से अगर आप राय लेते हो, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हो, तो आपका डिसीजन और भी ज्यादा अच्छा होता है। तो डेल्फी डेल्फी मेथड क्या होता है? ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वेयर ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोवाइड द ओपिनियन एंड फीडबैक थ्रू मल्टीपल राउंड्स। ठीक है। फिर सॉर्ट एनालिसिस, फिर थर्ड वाला ऑप्शन है सॉर्ट एनालिसिस करो, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में पता करो, उससे भी तुम अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, उससे भी तुम अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। फोर्थ वाला मेथड है कि डिसीजन मेकिंग का फोर्थ वाला मेथड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ये पता करो कि आपका खर्चा कितना हो रहा है, उससे बेनिफिट कितना हो रहा है। मान लो कि खर्चा हो रहा है 5,000 और बेनिफिट हो रहा है 50,000, तो ऑफकोर्स ये प्लान हमें इंप्लीमेंट करना है, लेकिन खर्चा हो रहा है मान लो 50,000, बेनिफिट हो रहा है 45,000 का। तो ये कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करो, खर्चा कितना हो रहा है, इसका बेनिफिट कितना होगा, ये एनालिसिस करोगे तो डिसीजन बहुत अच्छा से बन जाएगा। ठीक है। फिर एक है डिसीजन डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट ऑप्शंस और आउटकम्स के डायग्राम्स बनाओ। अब डिफरेंस आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को चूज करो, जो बेस्ट लगे उसको आप सेलेक्ट कर लेना। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को चूज करो, जो बेस्ट लगे उसको आप सेलेक्ट कर लेना, उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। A visual representations of possible alternatives and their potential outcomes। ठीक है। फिर सब कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक मिनट। फिर सिक्स वो थिंकिंग हैट्स। अब सिक्स थिंकिंग हैट्स का मतलब क्या होता है? सिक्स थिंकिंग हैट्स का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को छह अलग पॉइंट से देखो। प्रॉब्लम को ना छह अलग अलग पॉइंट से देखो, लॉजिक से देखो, क्रिएटिविटी से देखो, इमोशन से देखो, ऑप्टिमिज्म से देखो। तो प्रॉब्लम को छह अलग अलग व्यू पॉइंट से अगर देखोगे तो वो चीज सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। प्रॉब्लम को अलग अलग छह व्यू पॉइंट से देखो, लॉजिक से, क्रिएटिविटी से, इमोशन से, ऑप्टिमिज्म, अलग अलग व्यू पॉइंट से देखो। ठीक है। क्लियर है? फिर होता है कि फिर होता है कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। सुनो, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अब एक ही पढ़ाऊंगा सिर्फ ये, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कि सब मेंबर्स पहले इंडिविजुअली आइडियाज को लिखो, सारा का सारा मेंबर्स पहले इंडिविजुअली आइडियाज को लिखो, फिर डिस्कस करो, फिर आपस में डिस्कस कर लो। इससे भी आपका डिसीजन मेकिंग आसान बनता है। इतना आप पढ़ लोगे हो जाएगा आपका। कितना कितना पढ़ा है देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। सात पढ़ा है, सात पढ़ लेना। ठीक है। सात आपको पढ़ा है, सात पढ़ लेना। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का मतलब क्या है? सारा का सारा मेंबर्स अपना अपना पेपर में अपना अपना आइडियाज लिखो और एक ही बार में डिस्कस कर लो। ठीक है। अब बात करेंगे अपने लोग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो करते हो आप लोग, प्लानिंग, मेरे बेटे जी, प्लानिंग जो आप लोग करते हो तो उसका क्या स्टेप्स रहता है, उसका उसका स्टेप्स क्या रहता है, किस तरीके से एक सिस्टमेटिक अप्रोच से स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है नॉर्मली। ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है गोल अचीव करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग किया जाता है, प्लानिंग का स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? आइए पढ़ते हैं।
सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करना पड़ता है, गोल्स को सेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना गोल्स को सेट कर दिया कि मेरे को इस बार 80 प्लस लाना है, ये मेरा गोल है। सबसे पहले आप क्या करते हो कि अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू डिफाइन क्लियर, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फिर फिर क्या करते हो, फिर करते हो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फिर आप मार्केट में जाके घूमते हो, सबका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पता करते हो। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हो कि एक्सटर्नली हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है, इंटरनली कैसा चल रहा है। अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पता करते हो, शॉर्ट एनालिसिस करते हो, सीधा सा बात है। ठीक है, आप शॉर्ट एनालिसिस करते हो। उसके बाद आप गोल सेट करते हो, गोल गोल अपना गोल सेट करते हो, मेन ऑब्जेक्टिव को छोटे मेजरेबल्स गोल्स में। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था भैया 80 प्लस लाना है। तो आप डेली डेली के गोल्स गोल अब सेट करोगे। 80 प्लस लाने के लिए रोज के हमें पढ़ने पड़ेंगे 10 घंटे। तो आज मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, आज मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, आज मैं मतलब ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। तो आप गोल सेट करते हो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड environmental analysis. Specific goals are set for the different levels and departments within the organizations. अलग अलग गोल सेट करते हो आप अभी। जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आपका मेन उद्देश्य था, उसको अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल सेट करोगे। फिर डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, अब आप स्ट्रैटेजीज भी बनाओगे गोल अचीव करने का। ओवरऑल प्लान, आप जो 15 घंटे पढ़ोगे तो आप किस तरीके से पढ़ोगे? 15 घंटे कौन कौन सा टाइम में पढ़ोगे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे? आप ये जो गोल है, ये गोल को किस किस तरीके से अचीव करोगे, उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाते हो। स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड टू अचीव सेट गोल्स। ठीक है, क्लियर है? फिर फिर क्या है? फिर है फॉर्मुलेटिंग एक्शंस प्लान। फॉर्मुलेटिंग एक्शंस प्लान कि क्या, कौन, कब करेगा, डिटेल में लिखो कि अपना एक्शन प्लान क्या होगा, कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या डेडलाइन है, कौन सा काम कब तक कंप्लीट होना चाहिए। सबका एक्शन प्लान बनना चाहिए, एक्शन प्लान, फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान। फिर होता है बेटा बजटिंग। बजटिंग बजटिंग का मतलब क्या है? बजटिंग का मतलब है किसमें कितना पैसा लगेगा वो डिसाइड करना। तो बजटिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द एक्शन प्लान। ये जो एक्शन प्लान हमने बनाया है, इसको पूरा करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा, कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपका लगने वाला है, इसको बोलते हैं बजटिंग। फिर वो प्लान को आप क्या करते हो? इंप्लीमेंट करते हो। वो प्लान को फाइनली आप इतना सब कुछ करके आप इंप्लीमेंट करते हो, लागू करते हो वो प्लान को। प्लान को एक्चुअल में आप स्टार्ट करते हो। फिर उस प्लान को मॉनिटर करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, रेगुलरली चेक करना पड़ता है आपको वो प्लान को। फिर आप उसके हिसाब से रिव्यू रिव्यू देते हो, फीडबैक फीडबैक लेते हो कि कैसा चल रहा है प्लान। प्लान सब कुछ सही चल रहा है ना? एज पर द प्लान सब कुछ सही सही चल रहा है ना? रिव्यू रिव्यू आप लेते हो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है। अगर रिव्यू अगर खराब निकला तो उस हिसाब से अपने प्लान को आप एडजस्ट करते हो या रिवाइज करते हो, चेंज कर देते हो प्लान। रिव्यू अगर उतना अच्छा नहीं है तो प्लान को आप एडजस्ट कर देते हो, रिवाइज कर देते हो। बेस्ड ऑन द रिव्यू और फीडबैक, प्लान्स आर एडजस्टेड एंड रिवाइज्ड टू नीडेड टू अडैप्ट टू चेंजेस सर्कमस्टेंसेस टू इंश्योर कंटिन्यूड प्रोसेस थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर रहेगा? आप लोगों को याद रहेगा? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपने लोग स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। उसके बाद आप एनवायरनमेंट स्कैन करते हो। एनवायरनमेंट स्कैनिंग मतलब शॉर्ट एनालिसिस करते हो, शॉर्ट एनालिसिस। उसके बाद अपना आप गोल सेट करते हो। गोल सेट करने के बाद वो गोल्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी सेट करते हो, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा कि मैं वो गोल को पूरा कर पाऊं। फिर आप एक्शन प्लान बनाते हो। एक्शन प्लान मतलब कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब तक किसका क्या काम है, एक्शन प्लान बनाते हो। फिर आप बजटिंग बजटिंग करते हो कि किस चीज में कितना पैसा लगने वाला है, इस बजटिंग। फिर फाइनली आप प्लान को इंप्लीमेंट करते हो, लागू करते हो। उसको बार बार मॉनिटर करते रहते हो, कंट्रोल करते रहते हो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, एज पर द प्लान चल रहा है कि नहीं। रिव्यू लेते हो, रिव्यू और फीडबैक लेते हो दूसरों दूसरों से कि सब कुछ सही सही चला है कि नहीं, एज पर द प्लान चला है कि नहीं, कोई इंप्रूवमेंट करना है तो बताओ। और रिव्यू लेने के बाद अगर खराब रिव्यू आया तो उस प्लान को आप एडजस्ट करते हो और रिवाइज करते हो। रिवाइज का मतलब चेंज, प्लान चेंज। ठीक है, अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे? अब अपने लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो डिसीजन डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है।
आपके यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगता है, कौन सा टीचर आपको ज्यादा सूट करता है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। अरे अरे मान लो कि तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस है, बीकॉम, बीबीए, सीए, कौन सा करोगे? बीकॉम या बीबीए या सीए, कौन सा करोगे? तुम्हारे लिए कौन सा चीज बेस्ट है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि फीचर फीचर क्या है डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग अपन लोग क्यों करते हैं, फीचर क्या है डिसीजन मेकिंग का। सबसे पहले रैशनल एंड लॉजिकल, कि डिसीजन इमोशन से नहीं, खाली रोने रोने से नहीं, फैक्ट से बनता है डिसीजन, फैक्ट्स और लॉजिक से बनता है, लॉजिकल है डिसीजन मेकिंग। कि हमेशा कोई फैसला लो तो इमोशन के चक्कर में इमोशनल होके फैसला मत ले लो, लॉजिक के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर आप फैसला लो। Effective decision making is based on the rational and logical analysis situations considering all relevant facts and data. तो देखिए, अगर कोई भी फीचर्स, फंक्शंस, बेनिफिट्स कुछ भी पूछे, एक ही आंसर होगा, बार बार बोल रहे हैं आप लोग। फिर गोल ओरिएंटेड, अपने लोग ये डिसीजन मेकिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि गोल पूरा करने के लिए, हर डिसीजन किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है, हर फैसला किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। फिर इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेटिव्स, हम लोग डिसीजन तभी लेते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस हो, वरना काहे का डिसीजन। आपके पास तीन आपके पास तीन चार टीचर हैं, फिर ना आप एक बेस्ट टीचर को सेलेक्ट करोगे। तो इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेटिव्स, कि डिसीजंस मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट वन अमॉन्ग्स देम। एंड डायनामिक प्रोसेस, अब डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन चेंज हो सकता है। अब डिसीजन एक ऐसा चीज है ना कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि डिसीजन चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोविड-19 आ गया, तो चेंज कर दो डिसीजन। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, आप ले तो लेते हो डिसीजन, लेकिन हर डिसीजन का रिजल्ट 100% श्योर नहीं होता। आप फैसला लेते हो लेकिन 100% श्योर नहीं है कि वही होगा, फ्यूचर में चेंजेस भी आ सकते हैं, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। फिर इन्वॉल्व्स जजमेंट, मैनेजर अपने एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग का यूज करता है इसमें, मैनेजर अपने खुद का जजमेंट का यूज करता है इसमें, अपना एक्सपीरियंस, अपना जजमेंट का यूज करता है वो लोग, ठीक है। फिर ग्रुप और इंडिविजुअल डिसीजन, तो डिसीजन एक पर्सन या ग्रुप दोनों ही ले सकते हैं। हो सकता है कि डिसीजन जो है वो सिर्फ एक पर्सन ले रहा है, सीईओ ले रहा है, सीईओ ले रहा है कंपनी का, या हो सकता है सीईओ बोल रहा है कि सब मिलकर डिसीजन लो, ऐसा भी हो सकता है, ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिसीजन। फिर इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे आप लोग जो भी फैसला लोगे, जो भी डिसीजन लोगे, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पूरा कंपनी पे पड़ता है। डिसीजन का इफेक्ट पूर्ण, मतलब कि डिसीजन का जो इफेक्ट है वो पूरा कंपनी के परफॉर्मेंस पे पड़ता है, डिसीजन का जो भी इम्पैक्ट है वो पूरा कंपनी के पे पड़ता है। सर बना बना के लिख सकते हैं क्या? हाँ, बना बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाइमली, कि डिसीजन टाइम पर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिसीजन आपने टाइम पे नहीं लिया तो गलत बात है, डिसीजन टाइम पे लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 1 घंटा पहले तुम डिसीजन ले रहे हो कि हाँ पढ़ना है, फिर होगा क्या? आपको एग्जाम के सही समय, मतलब कि पहले ही आपको मतलब कि डिसाइड लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा टाइमली, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बदले फंक्शंस आ गया, फीचर्स आ गया, बेनिफिट्स आ गया, इंपॉर्टेंस आ गया, लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, सबका आंसर सेम है, ठीक है। तो हमारा प्लानिंग भी कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे या सबसे पहले डायरेक्टिंग कर देंगे? डायरेक्टिंग कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।